मैं डॉक्टर R.D. दीवान, प्राध्यापक वाणिज्य, सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोहका नेवरा, M.Com तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उच्चतर लागत लेखांकन एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग विषय की चतुर्थ इकाई के अध्याय प्रक्रिया लागत विधि प्रोसेस कॉस्टिंग पर अपना द्वितीय व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस व्याख्यान में हम असामान्य क्षय एवं असामान्य बचत क्या है इसका अध्ययन करेंगे और किस तरह उनका मूल्यांकन किया जाता है। एक व्यावहारिक प्रश्न लेकर हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं कि क्षय का मूल्यांकन व उसका लेखांकन किस तरह किया जाता है। प्रक्रियाओं में प्रयुक्त सामग्री का विभिन्न कारणों से क्षय होना स्वाभाविक है। ये क्षय दो प्रकार के होते हैं, सामान्य क्षय नॉर्मल वेस्टेज एवं असामान्य क्षय एबनॉर्मल वेस्टेज। सामान्य क्षय क्या है? सामान्य दशाओं में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन की मात्रा या इकाइयों में जो कमी होती है उसे सामान्य क्षय कहते हैं। सामान्य क्षय सामान्यतः वस्तु की प्रकृति जैसे सिकुड़ जाना, वाष्पीकृत हो जाना या विकृत हो जाना इत्यादि से संबंधित होता है। इसका अनुमान सामान्य तौर पर विगत वर्षों के वास्तविक क्षय की मात्रा के आधार पर किया जाता है। मतलब पिछले अनुभव के आधार पर कि कितनी हमने सामग्री डाली थी प्रक्रिया में और हमें प्रोडक्शन कितना मिला, तो उन अनुभवों के आधार पर हम निश्चित मात्रा तय कर लेते हैं कि प्रक्रिया के दौरान कितनी मात्रा क्षय सामान्य क्षय की होगी। सामान्य क्षय की हानि प्रक्रिया की हानि होती है। यदि इससे कुछ राशि वसूल होती है तो उसे प्रक्रिया की लागत से घटाकर प्रति इकाई लागत का निर्धारण किया जाता है। अर्थात सामान्य क्षय प्रक्रिया की हानि मानी जाएगी और जो राशि वसूल हो जाएगी, हमने पिछले प्रश्न में देखा भी था कि जो राशि वसूल होती है हम उसे प्रक्रिया खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं, उसकी लागत में से उस प्रक्रिया की लागत में से उसे कम कर देते हैं। असामान्य क्षय एबनॉर्मल वेस्टेज। क्षय की मात्रा सामान्य क्षय से जब अधिक हो तो उसे असामान्य क्षय कहते हैं। यह विशेष कारणों जैसे प्रबंधकों या कर्मचारियों की लापरवाही है, प्लांट व मशीनों की खराबी है, खराब सामग्री है, प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि हैं। ये सब असामान्य क्षय के कारण हो सकते हैं। प्रबंधकों की कमजोरी है या उनकी लापरवाही है तो स्वाभाविक है उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान क्षय होना, क्षय की मात्रा का बढ़ना स्वाभाविक है। उनकी देखरेख में कमी होगी तो निश्चित तौर पर उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। कई बार जो श्रमिक हैं या कर्मचारी हैं ये मन लगाकर काम नहीं करते तो सामग्री का वहाँ पर अपव्यय ज़्यादा होता है, तो सामान्य से ज़्यादा क्षति की संभावना वहाँ पर क्षय की संभावना रहती है। प्लांट व मशीनों में खराबी, हम उसे समय पर यदि उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जो उत्पादन है उसमें गड़बड़ी होगी। या जो टूल्स उपयोग किए जाते हैं लूज टूल्स, उनको भी बराबर मेंटेन करते रहना पड़ता है। यदि उनका मेंटेनेंस सही समय पर नहीं हुआ उससे भी उत्पादन में फ़र्क पड़ता है। खराब सामग्री, क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो यदि रॉ मटेरियल का तो निश्चित तौर पर जितनी हम अपेक्षा करेंगे उसके तुलना में उत्पादन हमें कम मिलेगा। कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी जो क्षय की मात्रा है वह बढ़ जाती है। या हम विद्युत अवरोध को भी बार बार विद्युत अवरोध यदि हो रहा हो तो ऐसी दशा में भी क्षय की मात्रा अपेक्षाकृत ज़्यादा होगी। तो असामान्य क्षय के कारण हुई हानि को प्रक्रिया की हानि नहीं माना जाता और न ही इसकी लागत से शेष निर्मित वस्तु की प्रति इकाई लागत प्रभावित होती है।
असामान्य क्षय असामान्य दशाओं में होती है। हमेशा ये दशाएं नहीं रहती हैं, किसी चूक के कारण से होती हैं। और जबकि लागत लेखांकन में जो हम लागत की गणना करते हैं उसका कई तरह का उपयोग होता है। हम विगत लागतों से कंपेयर करते हैं वर्तमान लागत को, तो ये सब तब संभव होता है जब हम लागत सामान्य दशा में लेकर चलते हैं। तो इसीलिए असामान्य लागत को वहाँ पर समायोजित नहीं किया जाता। प्रक्रिया खाते बनाते समय असामान्य क्षय की इकाइयों एवं उसकी आनुपातिक लागत को प्रक्रिया खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। असामान्य क्षय की लागत का निर्धारण निम्न सूत्रों द्वारा किया जा सकता है। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल कॉस्ट मीन्स नॉर्मल कंडीशन में जो लागत आनी चाहिए। जैसे नॉर्मल कंडीशन में लागत, तो जितनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस थी उसमें से जो नॉर्मल लॉस है उसको सबट्रैक्ट करने के बाद जितनी यूनिट्स बची हैं उनकी जो लागत है। और इसी तरह नॉर्मल प्रोडक्शन, तो नॉर्मल प्रोडक्शन क्या हुआ, जितनी यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस की उसमें से नॉर्मल वेस्टेज को कम कर दें तो ये नॉर्मल प्रोडक्शन होगा। तो नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन इनटू एबनॉर्मल लॉस इन यूनिट्स। असामान्य बचत या लाभ, ये क्या होता है असामान्य बचत या लाभ? एबनॉर्मल इफेक्टिव्स आर गेन। जब वास्तविक क्षय सामान्य क्षय की तुलना में कम हो तो उस कम भाग को असामान्य बचत कहते हैं। जैसे आपने एक अनुमान लगाया कि 10% नॉर्मल वेस्टेज होना है, 100 इकाइयाँ आपने प्रवेशित कराई तो 10% अर्थात 10 वेस्टेज की इकाइयाँ हो गई। प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था? 90। मान लीजिए आपको प्रोडक्शन 90 प्लस मिल जाता है, 92 इकाई या 95 इकाई का उत्पादन मिल जाता है। इसका मतलब सामान्य क्षति जो होनी थी उसकी तुलना में क्षति अपेक्षाकृत कम हुई है। तो जितनी कम होती है वो हमारी असामान्य बचत की इकाइयाँ कहलाती हैं। प्रक्रिया खाते में इसका लेखा डेबिट पक्ष में किया जाता है। इसका मूल्यांकन भी ठीक उसी तरह किया जाता है जिस तरह असामान्य क्षय का किया जाता है। अर्थात वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिव्स ये ज्ञात करने के लिए नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन इनटू एबनॉर्मल इफेक्टिव्स इन यूनिट्स, जो असामान्य बचत की इकाइयां हैं उससे हम मल्टीप्लाई करें। मतलब नॉर्मल कंडीशन में प्रोसेस की कॉस्ट निकाल लें और प्रोसेस की कॉस्ट निकालने के बाद उसे एबनॉर्मल इकाइयों से यूनिट से गुणा कर दें। एक प्रश्न लेकर चलें। एक निर्माणी व्यवसाय में अप्रक्रिया का उत्पाद व प्रक्रिया को हस्तांतरित किया जाता है। अनुभव यह रहा है कि प्रवेशित इकाइयों का अप्रक्रिया में 5% तथा व प्रक्रिया में 10% सामान्य क्षय होता है। सामान्य क्षय का अवशेष मूल्य अप्रक्रिया में 50 रुपये प्रति सैकड़ा तथा ब प्रक्रिया में 80 रुपये प्रति सैकड़ा है। व्यय निम्नलिखित है। प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी में देखिए, सामग्री 10,000 रुपये की, यहाँ प्रोसेस ए में, बी में 6,000 रुपये, श्रम 8,000 और 4,000, निर्माणी व्यय मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2,000 और 2,000 रुपये। इन प्रोसेस ए 1,000 यूनिट्स वेर एंटर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹5,000। 5,000 की लागत से 1,000 इकाइयाँ वहाँ प्रोसेस ए में प्रवेशित कराई गई। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए इज 900 यूनिट्स। प्रोसेस ए का उत्पादन 900 इकाइयाँ एंड प्रोसेस बी 850 यूनिट्स। प्रोसेस बी का उत्पादन 850 इकाई। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स। तो आइए प्रोसेस ए अकाउंट तैयार करते हैं। प्रोसेस ए अकाउंट में यूनिट्स इंट्रोड्यूस था 1,000 और उसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 5,000। तो यूनिट्स कॉलम 1,000 और यहाँ पर 5,000 रुपीज़। मटेरियल इशूड हुआ ₹10,000 का, वेजेस 8,000 एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2,000।
टोटल यहाँ पर 1000 यूनिट्स और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 25,000। नॉर्मल लॉस कितना 5% किसका यूनिट्स इंट्रोड्यूस का, तो 1000 का 5% कितना हो गया 50 यूनिट्स। इसका रेट क्या है सेलिंग प्राइस ₹50 पर 100 यूनिट्स। यहाँ पर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ऐसे प्रश्नों में गलती होने की आशंका रहती है। पर 100 यूनिट्स का 50 रुपीज़ है, जब 50 यूनिट्स का कितना होगा 25 रुपीज़। अब प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था 1000 यूनिट आपने प्रवेशित किया, 50 यूनिट नॉर्मल लॉस में चला गया, इसका मतलब 950 इकाइयों का उत्पादन होना चाहिए था। उत्पादन हुआ कितना है प्रोसेस ए में 900 इकाई, इसका मतलब 50 इकाई कम हुई, तो 50 इकाई जो उत्पादन हमें कम मिली है वो क्या कहलाएगी एबनॉर्मल लॉस 50 इकाई। अब इसकी लागत की गणना हम कैसे करेंगे इस 50 इकाई की, तो पहले हम प्रोसेस की सामान्य परिस्थितियों में लागत निकालें। देखिए खर्चा आपने किया कितना प्रोसेस ए में 25,000 रुपये, जिसमें से कितना आपको वापस मिला 25 रुपये। इसका मतलब कुल मिलाकर जो खर्चा है 25,000 × 25 बराबर 24,975 रुपये हुआ। 24,975 रुपये में नॉर्मल कंडीशन में कितनी इकाइयों का उत्पादन होना चाहिए था, 1000 में से 50 इकाइयाँ नॉर्मल वेस्टेज की हो जाती तो 950 इकाइयों का उत्पादन होना चाहिए था। तो नॉर्मल कंडीशन में जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है तो हम उसको निकाल लें। पर यूनिट कितना बैठा गया 26.289, इसको डिवाइड कर दें 24,975 को 950 से, तो 26.289 पर यूनिट। कितनी इकाइयां हैं एबनॉर्मल वेस्टेज की 50 इकाई, तो 50 इकाई से हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो इस तरह 1,314 रुपये। ये जो रेट आया है ये वास्तव में प्रोसेस ए में उत्पादन लागत प्रति इकाई है, और इसी लागत दर के आधार पर प्रोसेस ए के उत्पादन की भी लागत की गणना होगी, और प्रोसेस ए में जो एबनॉर्मल लॉस है उसकी भी लागत की गणना इसी रेट के आधार पर की जाएगी। तो 900 इकाइयों से मल्टीप्लाई कर दें जब इसका, तो 900 इकाइयों की लागत निकाल आएगी, और 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एबनॉर्मल वेस्टेज जो 50 इकाई उसकी लागत निकल आएगी। अब प्रोसेस बी अकाउंट बना लें। यहाँ पर जो इसकी उत्पादन लागत थी प्रोसेस ए की, वह प्रोसेस बी को ट्रांसफ़र हुआ था 900 इकाइयों का, तो इसकी प्रविष्टि सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगी। टू प्रोसेस ए अकाउंट 923,661। प्रोसेस बी में जो मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ 6,000 का, हालांकि इससे क्वांटिटी नहीं बढ़ी है। टू वेजेस 4,000 एंड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2,000। नॉर्मल लॉस कितना प्रोसेस बी में नॉर्मल लॉस है 10%। 900 यूनिट्स इंट्रोड्यूस था जिसका 10% नॉर्मल लॉस रहा, अर्थात 90 यूनिट्स। और ये किस रेट से बिक रहा है प्रोसेस बी में ₹80 पर 100 यूनिट्स, तो पर 100 यूनिट्स का ₹80 है, तो 90 यूनिट्स का कितना हो जाएगा 72 रुपीज़। अब नॉर्मल कंडीशन में यदि हम देखें तो 900 इकाइयाँ हमने डाली थी, 90 इकाइयाँ नॉर्मल लॉस की हैं, अर्थात 810 इकाइयों का प्रोडक्शन होना चाहिए था, और 810 इकाइयों के प्रोडक्शन के लिए लागत कितनी होनी चाहिए, यहाँ तक के खर्चों को हम जोड़ें। अभी इसको छोड़ें, ये बात की प्रविष्टि है, यहाँ तक के खर्चों को हम जोड़ें। इनको जोड़ने पर यह राशि कितनी हो जाती है 35,661। 23 10 33 2 35,661। 35,661 में से 72 रुपये रिकवर हो गए, तो जो 72 रुपये रिकवर हो गए हम उसको उसमें से माइनस कर दें। 35,661 माइनस 72, इस तरह ये सामान्य लागत हो गई प्रक्रिया बी की। और सामान्य मात्रा कितनी उत्पादन की कितनी होनी चाहिए थी, 900 में से 90 चला गया, अर्थात 810 इकाइयों का उत्पादन होना चाहिए था। 810 इकाइयों का उत्पादन होना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है 850 इकाइयाँ, अर्थात कितनी इकाइयाँ अधिक मिल गई हमको 40 इकाइयाँ अधिक मिल गई। तो एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस यहाँ पर कितनी 40 इकाइयों की हो गई। तो हम एबनॉर्मल इफेक्टिव
की का मूल्यांकन कर लें तो प्रोसेस कॉस्ट यहाँ पर प्रोसेस बी में जो रेट आएगा, हम प्रक्रिया की लागत को जो रिकवर हुआ घटाकर शेष लागत को, सामान्य लागत को सामान्य इकाइयों से डिवाइड कर दें। इस तरह जो राशि आएगी वो प्रक्रिया की लागत होगी और इस लागत से इस 40 इकाई को मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह 1757 रुपये प्रक्रिया ब में इसकी जो एबनॉर्मल इफेक्टिव्स हैं उसका मूल्य होगा। 40 इकाइयों का मूल्य 1757 रुपये। इस तरह 850 इकाइयों का मूल्य इसी रेट के आधार पर हम चाहे तो यहाँ पर, जैसे अभी आपने पिछले प्रक्रिया में देखा था, हमने पहले रेट का निर्धारण किया था, वहाँ पर रेट का निर्धारण भी उसी तरह आप कर सकते हैं और दोनों का मूल्यांकन 40 इकाइयों का भी उसी रेट से, 850 इकाइयों का भी उसी रेट से। ये रेट कितना आया था? 43.94। यदि हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो ये 43.94 होगा। तो इस तरह प्रक्रिया अ और प्रक्रिया ब दोनों आपका कंप्लीट हो गया। कई बार क्या होता है, हालांकि एमकॉम सेमेस्टर सिस्टम है, ज़्यादा लंबे प्रश्न नहीं आने चाहिए, मैक्सिमम आपको 5 अंक के प्रश्न हल करने होते हैं, इसलिए प्रश्न का आकार, उसके मार्क्स जो आवंटित हैं या समय जो अलॉटेड है उसकी तुलना में आनुपातिक रूप से होना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा पूछ भी लिया गया कि आप साथ में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट तैयार कीजिए, तब ऐसी दशा में हम इसी प्रश्न के को लेकर चलें कि प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस की कंडीशन थी। एबनॉर्मल लॉस की कंडीशन कितनी थी? प्रोसेस ए में 50 इकाइयाँ थी एबनॉर्मल लॉस की, जिसका मूल्य था 1314 रुपये। वास्तव में देखा जाए तो 1314 तो हमने उसका मूल्यांकन किया, लेकिन है तो लॉस। जब हम बेचने जाएंगे तो क्या वो 1314 रुपये जो प्रोडक्ट का रेट है उसी रेट से बिक जाएगा? संभव नहीं। वो वास्तव में बिकेगा किससे? वो नॉर्मल वेस्टेज के रेट से ही बिकेगा। तो हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट जब तैयार करें तो टू प्रोसेस ए अकाउंट या 50 यूनिट्स, उसका मूल्यांकन कितना हुआ था? 1314 रुपये। इसको हम विकलित कर दें। बाई कैश एट द रेट ऑफ ₹50 पर 100 यूनिट्स, इसी रेट से बिकेगा ना। प्रोसेस ए में वेस्टेज का रेट क्या था? स्क्रैप का रेट 50 रुपये पर 100 यूनिट्स का, तो 50 इकाइयाँ हैं एबनॉर्मल वेस्टेज की, 25 रुपये हमको मिलेगा। हमने मूल्यांकन किया था 1314, मिला कितना? 25 रुपये। इस तरह हमको हानि हो गई 1289 रुपये। इसी तरह जो एबनॉर्मल इफेक्टिव्स हैं उनके साथ देखें, ये प्रोसेस बी में था तो उसकी प्रविष्टि इधर हो गई बाय प्रोसेस बी अकाउंट 40 यूनिट्स, और जिसका हमने मूल्यांकन कितना किया था? 1757 रुपये। अब वास्तव में देखा जाए तो प्रोसेस बी में आपने 900 इकाइयाँ प्रवेशित कराई थी, 90 इकाइयाँ नॉर्मल लॉस की हुई, अर्थात 810 इकाइयों का उत्पादन मिलना चाहिए था, मिल गया 850। तो 40 इकाई, ये इकाई एक्स्ट्रा नहीं है, 40 इकाई। वास्तव में हुआ क्या है? 900 इकाइयाँ हमने डाली, प्रवेशित कराई, 90 इकाइयाँ जो नॉर्मल लॉस की होनी चाहिए थी वो वास्तव में अच्छी इफिशियंसी के कारण से वो 90 इकाई ना होकर केवल 50 इकाई वहाँ पर रहेगी। एक्चुअल मिलना चाहिए था हमको 810 इकाइयों का उत्पादन, मिल कितना गया? 850 इकाइयों का उत्पादन, अर्थात 40 इकाइयाँ हमको ज़्यादा मिल गई। तो 90 में से 40 कम हो गया, अर्थात एक्चुअल लॉस कितना हुआ? नॉर्मल लॉस एक्चुअल कितना हुआ? वो 50 इकाइयों का हुआ था। तो इसीलिए वहाँ पर अब चूंकि नॉर्मल लॉस हमने प्रोसेस बी अकाउंट में दिखाया था यहाँ पर कि 90 इकाइयाँ ये बेची गई कितने में? 72 रुपये में, जबकि 90 इकाइयाँ तो वास्तव में हमारे पास है ही नहीं, ये तो 85 इकाइयाँ हैं हकीकत में। और 50 इकाइयाँ कितने में बेची गई रही होंगी? 40 रुपये में बेची गई रही होंगी। तो यहाँ पर इसका समायोजन करना पड़ेगा। ये 40 इकाइयाँ जो एबनॉर्मल इफिशियंसी की यहाँ पर हमने दिखाई मूल्यांकन करके, तो नॉर्मल लॉस में से 40 इकाइयाँ जो हम बेच नहीं पाए, जिसका मूल्य कितना था? 32 रुपये। तो इसका 1757 में से ये 32 कम कर दें तो एक्चुअल हमको प्रॉफिट 1725 रुपये का हुआ है, ना कि 1757 का है।
इसी तरह नॉर्मल लॉस अकाउंट यदि हमें बनाने कहा जाए तो नॉर्मल लॉस अकाउंट बना लें। प्रोसेस ए में 50 इकाइयाँ थी नॉर्मल लॉस की, जिसका मूल्यांकन 25 रुपये, और प्रोसेस बी में नॉर्मल लॉस की इकाइयाँ 90, जिसका मूल्यांकन 72 रुपये। एबनॉर्मल इफेक्टिव्स की इकाइयाँ, जिसका हमने प्रोसेस बी के नॉर्मल इकाई जो यहाँ पर नॉर्मल लॉस से समायोजन किया था 40 इकाइयों का 32 रुपये। तो इस तरह ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये इकाइयाँ हमारे पास थी नहीं। तो वास्तव में कितनी इकाइयाँ, 50 और 90 140, जबकि ये 40 इकाइयाँ तो उत्पादन के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो बेचने के लिए हमारे पास वास्तव में इकाइयाँ कितनी बची थी, 100 इकाइयाँ। मतलब प्रोसेस ए की 50 इकाई और प्रोसेस बी की 50 इकाई, इस तरह 100 इकाई। और प्रोसेस ए की 50 इकाई 25 रुपये की दर पर बिकी है, और प्रोसेस बी की 50 इकाई यहाँ पर 40 रुपये से बिकी है। कुल मिलाकर 100 इकाइयों का विक्रय मूल्य 65 रुपये। तो इस तरह ये नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बन गया। उम्मीद है आपको ये व्याख्यान लाभदायक, आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।